जेंडर डिफरेंसेस इन स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एएस, ये है आज के हमारा टॉपिक। नमस्कार वॉरियर्स एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। एएसडब्ल्यूएस ने 15 अगस्त को जो मंथली वेबिनार की सीरीज शुरू की है, उसकी कड़ी में आज का ये चौथा वेबिनार है। एज ऑलवेज हम वेबिनार की शुरुआत पेशेंट स्टोरी से करें। आज के पेशेंट स्टोरी में हम बात करेंगे 40 वर्षीय कोचिंग क्लास टीचर चांदोजी नारायण कांबळे की, जो महाराष्ट्र से परभनी से है। 1996 में जब 8th स्टैंडर्ड में थे, तब से उनको एएस का दर्द शुरू हुआ, पर 2015 आते आते डायग्नोस हुआ। इस बीच 1998 में उनको नॉक नी, जिसमें नीज अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, उसकी सर्जरी करनी पड़ी ताकि वो उनके पैर सीधे किए जा सके। पर वीक बोन्स और हिप में दर्द रहता ही था। 2006 में हाइपोफॉस्फेटेमिया से डायग्नोस किया गया। उसका इलाज चल ही रहा था तो क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी का प्रॉब्लम 2008 में शुरू हुआ। यह किडनी की एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण उनको अपने सारे इलाज बंद करने पड़े। अब तक इनकी शादी हो चुकी थी और मई 2008 में चंदोजी की पहली बेटी का जन्म हुआ। गंभीर बीमारी, न्यूली मैरिड और एक नन्ही सी बेटी, इन सभी को लेकर सुसाइडल थॉट आना नॉर्मल था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और मुंबई से सीकेडी का इलाज करवाया। 2013 को उनको बेटा हुआ, पर 2014 तक उनका एएस काफी बढ़ चुका था। 2015 में हैदराबाद निम्स हॉस्पिटल में पहली बार एएस का डायग्नोस हुआ, पर किडनी की बीमारी होने के कारण वो एएस का इलाज नहीं कर पाए और उनके हिप और स्पाइन पर पूरे फ्यूज हो गए, जिसके कारण उनको लकड़ी का सहारा लेकर चलना पड़ता है। आज भी उनकी बीमारी प्रोग्रेशन में है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक अच्छे टीचर होने के कारण उनके आज तक 32 स्टूडेंट नवोदय विद्यालय में दाखिला पाने में यशस्वी हुए हैं। उन्हीं स्टूडेंट में से कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। एएस होने के बावजूद चंदोजी ने आज तक 10 से 12 प्लेयर्स को क्रीड़ा प्रबोधिनी में भिजवाया है, जिसके कारण कुछ प्लेयर्स नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं। वो सामाजिक और राजकीय लेवल पर भी काफी सक्रिय है। अपने गांव का कोई भी इवेंट वो मिस नहीं करते हैं। आज भी वो ड्राइविंग को लेकर काफी पैशनेट है। 2016 में वो ऑलमोस्ट पूरा साउथ 3600 किलोमीटर और 2022 में वेस्ट महाराष्ट्र और कोकण का 2400 किलोमीटर की फोर व्हीलर में अपने पूरे परिवार के साथ यात्रा कर चुके हैं। वो अपने दोस्तों के साथ भी कई जगह घूम चुके हैं। उनका कहना है कि नेचर ने जैसी जिंदगी दी है, उसको पूरी तरह से स्वीकार करते हुए मैं लाइफ को पूरा एंजॉय करता हूँ। यह थी एक इंस्पायरिंग कहानी एएस वॉरियर चंदोजी कांबळे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं डॉक्टर भौमिक मेघनाथ, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट, सिम्स हॉस्पिटल, Ahmedabad. He acquired his MBBS and MD medicine from Smriti NHL MMC Vadilal Sarabhai Hospital, Ahmedabad. DNB rheumatologist from Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. EULAR, European School of Rheumatology certified adult and pediatric rheumatologist भी है. He is the only Indian rheumatologist awarded with clinical and scientific research fellow at Paris, France. Only AS Spondyloarthritis International Society member from India. He received IRA Best Paper from Overseas Award at IRCON 2017, SGPG IMS Lucknow. He has multiple publications, including 3 publications in international journals, author in 5 book chapters in rheumatology. Invited as national and international speaker at multiple rheumatology conferences. उनके साथ हमारे इस वेबिनार में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पाटिल भी जुड़े हुए हैं, जो पुणे में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वे एएसडब्ल्यूएस के मेडिकल एडवाइजर, फाउंडिंग मेंबर एंड ट्रस्टी भी है। आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर भौमिक मेघनाथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के वेबिनार की शुरुआत करें। डॉक्टर भौमिक। Namaskar. Thank you very much for the very kind introduction.
सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ASWS सोसाइटी का, डॉक्टर प्रवीण पाटिल का और आपका कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी मिली कि आज के टॉक के बेसिस पे मैं बहुत सारे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस मरीज के साथ जुड़ पाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर फॉर टुडेज टॉक. और शुड आई शेयर माय स्क्रीन? Yeah, okay. So without much ado, let's get started. आज का टॉपिक है जेंडर डिफरेंसेस इन स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. और ये अभी का एक बहुत ही बर्निंग रिसर्च क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखें तो स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस फील्ड में बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है. और जिस हिसाब से 2009 से जब एसास ने नया क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बाहर निकाला है, और जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पहले था, जो रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में अभी पाया गया है, उसमें से अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रिसर्च में, बहुत सारी चीजें नई नई हमें पता चल रही है. और अभी आजकल ये रिसर्च टॉपिक बन गया है कि क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ये स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहा जाता है, इसमें जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन मेल और फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस हम देखते हैं. सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकली ये देखा गया था कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये एक मेल प्रीडोमिनेंट बीमारी है. जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे गठियाबाई कहते हैं, एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर एंटी सीसीपी एंटीबॉडी बनता है, और वो ज्यादातर औरतों में, फीमेल्स में पाया जाता है. और कुछ बीमारियां ऐसी है जो मेल्स में ज्यादा पाई जाती है. तो ये इनिशियली सोचा गया था कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की जो बीमारियां है वो मेल्स में काफी पाई जाती है, फीमेल्स में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है. पर जैसे जैसे स्टडीज आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे ये सिनारियो चेंज हो रहा है. जैसे आपने बताया, मैं एक ऐसा सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, और एक बार हमारी मीटिंग थी, उसमें प्रोफेसर खान जो है, जो इनिशियल मॉडिफाइड न्यूयॉर्क क्राइटेरिया के एक वन ऑफ द ऑथर रह चुके हैं, उनसे हमारी वार्तालाप चल रही थी. और उनका बहुत वाइड स्प्रेड एक्सपीरियंस रहा है. यूएस में भी उन्होंने काम किया है, स्विट्जरलैंड में भी काम किया है. सो उन्होंने बताया कि जो पेपर्स आप पहले लिखते थे 1970s में और 80s में, तभी ऐसा कहा जाता था कि ये इट्स अ मेल प्रीडोमिनेंट डिजीज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. और फिर जैसे जैसे उन्होंने अभी स्विट्जरलैंड में काम करना शुरू किया, और जब से ये नॉन रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की टर्म आई है, अभी जो लास्ट 15-20 साल, 10-15 साल में जितने भी पब्लिकेशन आए हैं, उसमें ये पाया गया है कि प्रिवलेंस जो है, जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर जो नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस कहा जाता है, उसमें फीमेल और मेल का ऑलमोस्ट रेशियो 1:1 जैसा हो गया है. जो जो पहले 10 में से ऐसा पाया जाता था कि 9 या 8 मेल होते थे, या 9:1 होता था कि मर्दों में ज्यादा देखा जाता था, फीमेल्स में कम पाया जाता था, वो अभी ऑलमोस्ट 1:1 पहुंच गया है. और उसका कारण ये है कि जब से मेडिकल फेटर्निटी में एडवांसमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी में जब से एमआरआई आना शुरू हो गया है, हमारी इस बीमारी के तरफ जो सोच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी इंप्रूव हुई है. और उस वजह से जो बीमारी, आपने अभी एक केस जो डिस्कस किया कि मरीज को बीमारी जो है काफी, मिस्टर कामले को 1995-96 से बैक पेन शुरू हुआ, और डायग्नोस होते होते 2015, यानी करीब करीब 19-20 साल का गैप हो गया उनके बीमारी का नामकरण करने में. तो ये बीमारी जब तक डायग्नोस नहीं होती, उसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो शुरू नहीं हो पाती. और ये हर जगह पाया गया है. ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी पूरे दुनिया की है कि जब तक मरीज का डायग्नोसिस बने, उस समय तक कई साल बीत जाते हैं, और वो डायग्नोसिस बनते तक मरीज को कई हद तक डैमेज हो जाता है, जिसे रेडियोग्राफिक डैमेज कहते हैं. अगर वो बहुत तेज बीमारी रही तो बैम्बू स्पाइन भी हो जाता है कई मरीज को. कई मरीज के हिप जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, घिस जाते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप जॉइंट में या नी जॉइंट में हो जाता है, जो जो जॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं उस हिसाब से. पर जैसे जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में टेक्निक्स इंप्रूव हुई, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता गया इस बीमारी के बारे में, ऐसे हमें पता लगने लगा कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक पार्ट है. एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस
और दूसरा है नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जो एमआरआई पे अभी पिकअप होना शुरू हो गया है, कि जिसके अंदर आप एमआरआई करते हो तो बोन मैरो एडिमा दिखता है, यानी कि सैक्रोइलियक जॉइंट के आसपास वो हड्डी में सूजन दिखती है। ऐसी कुछ एडिमा जो चीज है स्पाइन में भी पिकअप हो सकती है। तो उस कारणवश हम ये बीमारी को जल्दी पिकअप करने लग गए हैं, और जब ये बीमारी जल्दी पिकअप होती है तब हम इसकी दवाई भी जल्दी शुरू कर सकते हैं। अगर हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की भी अभी अगर बात करें तो मेल में प्रिवलेंस 2:3 टाइम्स ज्यादा है फीमेल्स के कंपैरिजन में। पर अगर नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसका प्रिवलेंस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है मेल और फीमेल में। बहुत सारी कोहॉर्ट्स है, डेजियर कोहॉर्ट है, स्पेस कोहॉर्ट है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे जेस्पिक कोहॉर्ट है जर्मनी में, वैसे बहुत सारे कोहॉर्ट्स हुए हैं जिसके अंदर ये स्टडी हुई है। और देखा गया है कि अभी जैसे जैसे आगे हमें स्टडीज में पता चल रहा है कि ये रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया है। और दूसरी चीज जो अभी रिसर्च हो रही है पिछले लास्ट 5 साल 10 साल में, वो ये समझने के लिए कि क्या ये नॉन रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जो है उसमें मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंसेस है, कि एक आदमी में ये बीमारी कुछ और तरह से प्रेजेंट होती है और फीमेल में, औरतों में ये बीमारी के कुछ प्रेजेंटेशन कुछ और हो सकते हैं। तो हाँ, ये स्टडीज में पाया गया है कि जो मेल्स है उसके अंदर एक साइटोकाइन होता है। बॉडी में हमारे कई सारे साइटोकाइंस होते हैं जो हमारी बीमारी को बढ़ने से और बॉडी की होम्योस्टेसिस उसे मेंटेन करके वो बीमारी को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। जो हम प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की बात करते हैं, जब भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं तो जो बैलेंस होता है वो टिल्ट हो जाता है, और फिर जो है आपकी जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की इन्फ्लेमेशन वाली बीमारी की चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो उस टाइप के साइटोकाइंस में दो प्रकार के साइटोकाइंस जो है, जो इंटरल्यूकिन 17 वाला जो पाथवे है, ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि आदमियों में, मेल्स में, वो इंटरल्यूकिन 17 जो है ज्यादा मात्रा में पाया गया है। उसी तरह से इंटरल्यूकिन 17 के अलावा एक टीएनएफ अल्फा करके भी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन होता है, वो भी मेल्स में ज्यादा पाया गया है। सो इंटरल्यूकिन 18, 17, टीएनएफ अल्फा, ये सारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो है मेल्स में ज्यादा पाए गए हैं। फीमेल्स में जो पाया गया है वो ये कि इंटरल्यूकिन 6 करके एक प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है, वो फीमेल्स में, औरतों में ज्यादा पाया गया है। और दूसरी चीज जो पाई गई है कि जो मेल्स होते हैं, आदमी होते हैं, उनके अंदर ये जो रेडियोग्राफिक डैमेज सैक्रोइलियक जॉइंट पे और स्पाइन में जो सिंडेस्मोफाइट, यानी कि एक हड्डी जो वर्टिब्रा है और दूसरी हड्डी के बीच में जो एक सिंडेस्मोफाइट, यानी दोनों हड्डी जब जुड़ जाती है, कैल्शियम की परत जो बन जाती है दोनों हड्डियों के बीच में, वो सिंडेस्मोफाइट और रेडियोग्राफिक डैमेज जो है वो मेल्स में ज्यादा पाया गया है एज कंपेयर टू फीमेल्स। और अगर फीमेल्स की बात करें तो ये सोचा गया था कि फीमेल्स में कुछ हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो मेल से डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, उसकी कुछ इफेक्ट हो सकती है। उसके रिसर्च लेवल पे बहुत सारे हाइपोथेसिस पोस्टुलेट किए गए थे, पर अभी कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस बाहर नहीं आया है जिसके बेसिस पे से कुछ कह पाए कि हाँ, ये ईस्ट्रोजन ज्यादा होने के वजह से क्लियर कट ये चीज है कि ये बढ़ रहा है। पर जो पाया गया है कि जो रेडियोग्राफिक डैमेज है वो फीमेल्स में, औरतों में कम देखा गया है। और डैमेज का मतलब कि जो एक्सरे में हम डैमेज देख सकते हैं, इसीलिए जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें डेफिनेशन जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का है वो ये कि आपका एक्सरे जो पेल्विस होता है उसमें आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है, उसमें आइदर बाइलेटरल ग्रेड 2 सैक्रोइलिटिस या फिर यूनिलेटरल, यानी कि एक ही तरफ ग्रेड 3 या ग्रेड 4 सैक्रोइलिटिस, यानी कि वो डैमेज एक्सरे में दिखे। तो वो जो चीज है वो मेल्स में ज्यादा देखी जाती है, औरतों में, फीमेल में वो कम मात्रा में जो है डैमेज देखने मिलती है। और उस वजह से जो रेडियोग्राफिक डैमेज है वो फीमेल में कम पाई गई है, एंड दैट इज वाई नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, जो एमआरआई में हड्डी के अंदर बोन मैरो एडिमा दिखता है, वो जो है फीमेल में पिकअप होता है, पर डैमेज है कम मात्रा में पिकअप हो रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये भी देखा गया है कि जो पेरिफेरल आर्थराइटिस है, यानी कि एक होता है एक्शियल आर्थराइटिस, गर्दन से लेके आपके बैक में टेल बोन तक का जो है वो वहां पे पेन होता है, उसे एक्शियल आर्थराइटिस कहा जाता है। पेरिफेरल आर्थराइटिस जो आपके छोटे जोड़ हो गए हैंड जॉइंट के, पैर में घुटना हो गया, टोज हो गए, एंकल जॉइंट हो गया, ये सब पेरिफेरल जॉइंट। और सर्वाइकल जो गर्दन है वो
ज्यादा इन्वॉल्व होती है फीमेल्स में एज कंपेयर टू मेल्स। और दूसरे कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस जो है वो भी कुछ फीमेल्स में ज्यादा पाए गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। अगर हम देखा जाए तो डिफरेंसेस वुमेन और मेन के बीच में, तो फीमेल्स के अंदर जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी गर्दन की जो वर्टिब्रा है वो रेडियोग्राफिक इन्वॉल्वमेंट फीमेल में औरतों में ज्यादा पाई गई है। और दूसरी चीज जो सारी ये जो स्टडीज है उसमें ये देखा गया है कि आप रेडियोग्राफिक डैमेज जितना होता है उसको एडजस्ट करके उसका वो कंपोनेंट हटा दो, फिर भी फीमेल में जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है यानी कि जो आपकी रोजमर्रा की काम करने की कैपेसिटी है, वो डैमेज का कंपोनेंट हटाने के बाद भी उसको एडजस्ट करने के बाद भी फीमेल में वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट ज्यादा पाई गई है एज कंपेयर टू मेल्स। यानी अगर एक ही लेवल का रेडियोग्राफिक डैमेज एक मेल में और एक फीमेल में पाया जाए, और तो भी फीमेल में जो फंक्शनल इंपेयरमेंट होगी, जो उनकी काम करने की और जो फंक्शनल कैपेसिटी है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो वर्स रहेगी फीमेल में एज कंपेयर टू मेल्स। और मेल में ये पाया गया है, जैसे हम पहले भी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे, कि रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन, बहुत सारे स्कोरिंग सिस्टम है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जो रेडियोग्राफिक डैमेज जो आपके एसआई जॉइंट में है और स्पाइन में होने हैं वो मेल्स में ज्यादा देखे गए हैं। और उसके वजह से जो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जो कुछ एज रोमेटोलॉजिस्ट चेक करते हैं, जैसे ऑक्सीपुट टू वॉल डिस्टेंस हो गया, या फिर चेस्ट का जो एक्सपांशन कई बार हम चेक करते हैं कि जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज है उसको डीप ब्रेथ लेके वापस जो है उसके चेस्ट एक्सपांशन कितना हो रहा है, ये सब चेक करते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन मेल्स में ज्यादा पाया गया है एज कंपेयर टू फीमेल्स। सो सारा रेडियोग्राफिक डैमेज अपार्ट फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन वो मेल्स में ज्यादा पाया गया है, एसआई जॉइंट और स्पाइन में, दोनों में। दूसरा, मेल्स में जो बैक पेन की कंप्लेन है, जो क्लासिकल इन्फ्लेमेटरी बैक पेन जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में होता है, यानी कि आराम करने के बाद, रात को रेस्ट करने के बाद सुबह उठने पे जो अकड़न होती है और स्टिफनेस होती है, रात को सोने के बाद जो करवट लेने में परेशानी होती है, वो क्लासिकल इन्फ्लेमेटरी बैक पेन की हिस्ट्री मेल में ज्यादा फर्स्ट सिम्टम की तरह प्रेजेंटेशन में पाया गया है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में ये देखा गया है कि औरतों में कई बार ये पेरिफेरल आर्थराइटिस या जो एंथेसाइटिस कहते हैं, जो आपने सुना होगा, टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया, या फिर जो आपके पैर की एडी है वहां पे जो टेंडो एक्लिस टेंडन जहाँ पे इंसर्ट होता है वो, या फिर प्लांटर फेशियाइटिस हो गया, इस टाइप की प्रेजेंटेशन फीमेल्स में काफी ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा, कई बार एक डेक्टिलाइटिस यानी कि आपकी हाथ की जो मरीज की पूरी उंगली है या पैर की उंगली है वो सूज जाना, ये डेक्टिलाइटिस टाइप की प्रेजेंटेशन जो है फीमेल्स में ज्यादा पाई गई है। एक्स्ट्रा मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन जो कहते हैं, उसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एक हो गया आंख का लाल होना, एक्यूट एंटी यूवियाइटिस जो कहते हैं, दूसरा है इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज, फिर आपका हो गया सोरियासिस। तो ये सारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें एक्यूट एंटी यूवियाइटिस जो है वो मेल्स में ज्यादा पाया गया है। जो जेंडर डिफरेंस की अगर हम बात करें, फीमेल में सोरियासिस है, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज है, ये सब जो है एक्स्ट्रा मस्कुलोस्केलेटल मैनिफेस्टेशन ज्यादा पाई गई है। एंथेसाइटिस और डेक्टिलाइटिस, ये दो चीज भी फीमेल में ज्यादा देखने मिलती है एज कंपेयर टू मेल्स। सो अगर हम जेंडर डिफरेंसेस की बात करें तो मोटा मोटा ये हम डिफरेंसेस देख पाते हैं दोनों ग्रुप के बीच में। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अपार्ट फ्रॉम जो एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस यानी कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी है, उसके अलावा मरीज को और भी कोई कोमोर्बिडिटी साथ साथ में होती है। जैसे कई मरीज को अस्थमा होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां होती है, स्लीप एपनिया होती है, ओबेसिटी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी होता है, और जैसे हमने डिस्कस किया यूवीआइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसमें भी देखा गया है कि मेल और फीमेल में काफी सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम देखें तो एंजाइटी, स्ट्रेस और एक बीमारी जो होती है फाइब्रोमाइल्जिया, ये यूजुअली फीमेल्स में, औरतों में ज्यादा पाई जाती है। एक स्टडी ऐसी हुई थी पहले, ऐसा सोचा गया था, एक डेजियर कोहॉर्ट है उसमें मैंने काम भी किया था, उसमें
पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम करके एक चीज होती है जो पेशेंट खुद भरता है, जैसे बाजदाई क्वेश्चनर हो गया, जहाँ पे मरीज आपकी रोमेटोलॉजिस्ट से मिलने से पहले ही आपके 5-6 क्वेश्चन जो है वो भर के एक स्कोर बना के रेडी रखता है, एंड वो स्कोर के बेसिस पे से हमें कुछ आइडिया लग जाता है कि मरीज की बीमारी कैसी है, आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, बाजदाई स्कोर मोर देन 4 है, लेस देन 4 है, उस बेसिस पे से हम कुछ डिसीजंस लेते हैं। पर कई बार ऐसा देखा भी गया है, एज रोमेटोलॉजिस्ट हम देखते हैं कि मरीज स्कोर में मैक्सिमम स्कोर दे देता है 10 10 10 10 10 पर मरीज तो चल के आ रहा है, और उस सिचुएशन में ये हमें एज अ फिजिशियन डिसाइड करना होता है कि क्या सही में ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के कारणवश ये मरीज को इतनी दिक्कतें हैं, या फिर वो सही में पेन फील कर रहे हैं पर वो पेन का कारण कोई और है। तो ये कंफाउंडिंग कहा जाता है, और ये कंफाउंडिंग कभी कभी इसलिए भी होता है कि साथ साथ में मरीज को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ फाइब्रोमाइल्जिया की बीमारी होती है, या फिर और कोई टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म टाइप की बीमारी होती है, जिस कारण के वजह से उनको पेन जो है ज्यादा फील होता है। एक स्टडी में ऐसा भी पाया गया था कि ये पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स यूजुअली फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, जिस कारणवश जो मेडिसिन हम देते हैं, जैसे कि जब भी ये बाजदाई स्कोर, एसडा स्कोर हाई होता है, तो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। जब भी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जैसे एनसेड्स हो गया, और पेरिफेरल आर्थराइटिस में अगर हमें जो डिजीज मॉडिफाइंग रोमेटिक ड्रग्स है वो दे दी है, उससे अगर बीमारी काबू में नहीं आती, हम बायोलॉजिकल दवाई देते हैं। तो बायोलॉजिकल दवाई जो है उसका इफेक्ट फीमेल में कम रहता है एज कंपेयर टू मेल्स, और उसका रिटेंशन, यानी कि अगर वो सालों साल दिया जाए, एक स्टडी में 10 साल में देखा गया कि अगर हम 10 साल में ये दवाई ऑफर करते हैं तो फीमेल्स में वो रिटेंशन, वो दवाई पे कंटिन्यू रखना, वो कम पाया गया है एज कंपेयर टू मेल्स। ऑन एन एवरेज 33.4 मंथ्स वर्सेस मोर देन 44 मंथ्स मेल्स में पाया गया था, और फीमेल में ये स्विच करना कि ये दवाई काम नहीं कर रही, दूसरी दवाई पे स्विच हो जाओ, वो ज्यादा पाया गया है। सो मोटा मोटा ये मेजर डिफरेंसेस है मेल्स और फीमेल्स में, जो हम अब तक की रिसर्च स्टडीज पे देख चुके हैं। और आगे का जो है, आई विल हैंड इट ओवर टू यू कि डॉक्टर प्रवीण पाटिल, और आप नेक्स्ट आगे का जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन, और एक बार डॉक्टर प्रवीण पाटिल साहब जो है अपना पॉइंट रख के देन वी विल गो अहेड विद द नेक्स्ट टॉक। थैंक यू वेरी मच, आपका खूब खूब आभार फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू डॉक्टर भौमिक, आज के टॉपिक को इतना डिटेल में समझाने के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रवीण पाटिल से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आज के टॉपिक पर अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक यू एएस वॉरियर्स। आज आप हमारे साथ फिर से जुड़े हैं ASWS के इस वेबिनार में, और हमारे साथ एक्सपर्ट है डॉक्टर भौमिक। उन्होंने काफ़ी कुछ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पर काम किया है और काफ़ी रिसर्च किया है। इनफैक्ट ये आज का टॉपिक उन्हीं का सजेशन था जो अभी तक हमने कवर नहीं किया था, कि काफ़ी चीज़ें अलग अलग होती है महिलाओं में और पुरुषों में, उनके लक्षण अलग होते हैं, सेम दवाई होती है बट उसका रिस्पांस अलग आता है, और फिर उसी की वजह से शायद डायग्नोसिस भी डिले होता है महिलाओं में कंपेयर टू मेल पेशेंट्स, क्योंकि हम एज अ डॉक्टर बहुत बार फेल हो जाते हैं डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि हमारे दिमाग में हम एक प्रोटोटाइप होता है, एक पैटर्न रिकग्निशन होता है। तो उसी चीज को, उसी मूलभूत पॉइंट पर हमें चेंज लाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ मरीजों में पेशेंट अवेयरनेस के रूप पर, बट डॉक्टरों में भी काफी कुछ अवेयरनेस, पर्टिकुलरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन फीमेल, ये एक अलग से सब्जेक्ट है जिसके बारे में डॉक्टरों में भी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आज हम आपके थ्रू ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे एएस वॉरियर इसको समझ लें और इसको स्प्रेड करने में हमारी मदद करें। सो ओवर टू यू भूषण। थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पाटिल फॉर योर इनपुट्स ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है Q&A सेशन। हमारा पहला सवाल है, आर देयर जेंडर डिफरेंसेस इन सिविरिटी ऑफ एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रिजल्ट्स फ्रॉम द सोहर स्कोर PSOAS? मैंने जो भी अभी रिव्यू किया था उसमें मुझे PSOAS कोहॉर्ट का आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट। Probably it sounds like कि psoriatic arthritis का cohort हो सकता है, but I'm not very sure. Usually what I have been going through वो
मेरा जो कोहॉर्ट जहाँ पे मैंने मेनली काम किया था वो डेजियर कोहॉर्ट है। दूसरा है जेस्पिक कोहॉर्ट जो जर्मनी का है, और बाकी स्पेस कोहॉर्ट है। और अभी रिसेंटली एक स्टडी में मैंने पार्टिसिपेट किया था जिसमें था कि इट वाज कॉल्ड एज द पर्सपा स्टडी। ये पर्सपा स्टडी थी, करीब करीब बेसिकली पर्सपा का मीनिंग है पेरिफेरल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, एंड इट वाज अ स्टडी पायनियर्ड बाय द सेंटर इन पेरिस बाय प्रोफेसर मैक्सिम डुगेडोस, जिसमें वर्ल्ड ओवर करीब करीब 4,400 पेशेंट रिक्रूट हुए थे, और इंडिया में से हमने 209 पेशेंट्स रिक्रूट किए थे। देयर वर 3 सेंटर्स इन इंडिया। और उसमें जो पाया गया था कि जो पेरिफेरल आर्थराइटिस है, एटलीस्ट फ्रॉम माय सेंटर व्हाट आई फाउंड आउट वाज कि पेरिफेरल आर्थराइटिस में फीमेल्स का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पेरिफेरल आर्थराइटिस का रहा था एज कम्पेयर टू मेल्स, और सिवियरिटी जो थी वो पेरिफेरल आर्थराइटिस की वो फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा थी। एक्चुअल सिम्टम्स में मेल्स की सिवियरिटी ज्यादा थी। सो आई कैन स्पीक अबाउट माय एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सपा कोहॉर्ट। सो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था उस कोहॉर्ट में ये रहा था। थैंक यू डॉक्टर। एक सवाल है कि भाई हु फेसेस मोर डिसेबिलिटी, जैसे रेडियोलॉजिकल डैमेजेस ज्यादा मेल्स में होते हैं, तो डिसेबिलिटी भी क्या मेल्स में ज्यादा होती है या दोनों में इक्वल होती है? ओके, सो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि रेडियोग्राफिक डैमेज वाली चीज, तो जैसे मैंने बताया कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो मेल्स में ज्यादा पाई गई है। अगर अभी भी प्रिवलेंस की बात करें तो 2 to 3 टाइम्स इट इज मोर प्रिवलेंट कंपेयर टू फीमेल्स, यानी फीमेल में के कंपैरिजन में मेल्स में ज्यादा है। और जो मैंने स्लाइड्स बताई थी उसमें जो सर्वाइकल स्पाइन है वो फीमेल में अभी रिसेंटली पाया गया है कि वो फीमेल में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, बट बाकी जो पूरा स्पाइन है, एसआई जॉइंट है, वो सब जो डैमेज है वो मेल्स में ज्यादा पाया गया है। सो जो डैमेज बैम्बू स्पाइन जो है वो भी अगर हम बात करें तो मेल्स में स्टिल इट इज मोर, यानी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला कंपोनेंट मोर है। हैविंग सेड दैट, अगर हम नॉन रेडियोग्राफिक एक्शियल एसपीए की बात करें तो उसका प्रेवलेंस ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है मोस्ट ऑफ द स्टडीज में भी जो पाया गया है उसमें। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ डैमेज की बात करें तो एक्सपीरियंस वुड और द डेटा वुड सजेस्ट कि हाँ मेल्स में इट वुड बी सीवियर। दूसरी चीज ये भी देखनी है कि कई सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि HLA-B27 का प्रेवलेंस भी मेल्स में उस स्टडीज में ज्यादा पाया गया है, और HLA-B27 फीमेल्स में भी जब भी कोहॉर्ट में होता है तो उसमें ये रेडियोग्राफिक डैमेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो जो डैमेज वाला कंपोनेंट है वो अगर हम एक को पिक करना हो तो यस मेल में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, जब भी हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जब भी बीमारी यंग एज में होती है, फीमेल्स में भी होती है, अगर हिप जॉइंट अर्ली इन्वॉल्व हो गया, लिंपिंग गेट्स के साथ आए तो डैमेज फीमेल्स में भी हो सकता है। तो ऐसा इस जवाब का आंसर ये नहीं है कि फीमेल्स में डैमेज नहीं हो सकता, सर्टेनली डैमेज हो सकता है। पर अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें, मेल्स 100 पेशेंट मेल्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और 100 पेशेंट्स ऑफ फीमेल्स विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो डैमेज कंपोनेंट मेल में थोड़ा ज्यादा देखने मिल सकता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर प्रवीण पाटिल, हु इज मोर प्रोन टू स्टिफनेस एंड फटीग? ये फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है। तो देखिए दोनों में होता है। और जो डॉक्टर भौमिक बात कर रहे थे पहले, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, तो सपोज दोनों का डिसीज सिवेरिटी सेम है बट काम करने की क्षमता जो है वही काम कर रहे हैं, दोनों का सेम जॉब है, तो फीमेल्स में वो काम करने की क्षमता कम देखी जाती है तो पुरुषों के मुकाबले। ठीक है, तो ज्यादा अफेक्ट होता है काम करने की क्षमता फीमेल्स में कंपेयर टू मेल्स। somehow males carry on with various things, that could be one explanation, or females have something different, how they perceive their pain, उनका ब्रेन पेन को कैसे प्रोसेस करता है वो शायद अलग है, जो अभी ये रिसर्च का पार्ट है। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया ज्यादा करके फीमेल्स में देखा जाता है, जिसमें पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, मतलब सहन करने की क्षमता कम हो जाती है, both physically and mentally. So these are the things, but yes, fatigue is very important. जो आपने स्ट्रक्चरल डैमेज की बात किया, तो जो टिपिकल क्वेश्चन मार्क पोस्चर है हम डेफिनेटली कम देखते हैं महिलाओं में कंपेयर टू पुरुषों में, ज्यादातर से दिखता है महिलाओं में भी, बट नॉट एज कॉमन। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। डॉक्टर भौमिक, AS cause any reproductive health concern both in male and female? ओके, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
इसको मैं दो पहलू में जवाब देना चाहूंगा। एक है कि डिजीज पर से और दूसरा है कि ट्रीटमेंट पर से। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी काफी रिसर्च भी हो रहा है इस टॉपिक के बारे में कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आ सकती है। एक चीज जो आप सबको पता होगी कि ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बीमारी है सैक्रोइलियाक जॉइंट यानी पेल्विस के जो है उस स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर सकती है, और कभी कभी ये आपके हिप जॉइंट्स है उसको भी इन्वॉल्व कर सकती है। और जब भी ये बीमारी यंग एज में, टीन एज में, अर्ली 20s में स्टार्ट होती है और अगर ये एग्रेसिव रही तो चांसेस आर कि आपका हिप जॉइंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर आपका सैक्रोइलियाक जॉइंट में पेल्विक मोबिलिटी और ये इफेक्ट हो गया तो जब भी एक फीमेल कंसीव करती है, प्रेगनेंसी होती है, तो यूट्रस जैसे पेल्विस में उसकी ग्रोथ होती है और फिर जैसे वो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन होता है और बाद में जब डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की मोबिलिटी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाते हैं। और इस सिचुएशन में कई बार नॉर्मल डिलीवरी अगर पॉसिबल नहीं होती क्योंकि अगर हिप की मोबिलिटी इफेक्टेड है तो फिर आपको वो गायनेकोलॉजिस्ट सिजेरियन या ये सजेस्ट कर सकते हैं। सो एक जो है एनाटॉमिकल एस्पेक्ट कि जो आपकी स्पाइन है, आपका पेल्विस है, हिप जॉइंट है, जो एक नॉर्मल फीमेल में एक प्रेगनेंसी के लिए चाहिए होता है पूरा 9 मंथ्स के दौरान, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक हेल्थी स्पाइन और हिप मोबिलिटी चाहिए, वर्सेस अगर वो नहीं हो पा रहा तो सिजेरियन का एक ऑप्शन होता है। वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आपके रूमेटोलॉजिस्ट और मरीज तीनों को साथ बैठ के डिस्कस करके करना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट है कि कई बार पेरिफेरल आर्थराइटिस में दवाई इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं मिथोट्रेक्सेट सल्फासेलेजिन टाइप की दवाई। मिथोट्रेक्सेट टाइप की दवाई जो है वो एक टेरेटोजेनिक दवाई मानी जाती है, यानी कि जब भी अगर एक यंग एज फीमेल जो शादीशुदा है और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो अगर वो मिथोट्रेक्सेट टाइप की दवाई पे होते हैं तो उसको कंसीव करने से पहले आपके रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको बताएंगे कि कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ महीनों के लिए ये आप दवाई बंद कर दीजिए, फॉलिक एसिड टाइप की दवाई आप लीजिए, फिर ही आप कंसीव करिए। वरना फिर ये रिस्क होता है कि अगर आपने एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई तो दिक्कत ये हो सकती है कि बेबी में डिफॉर्मिटीज आ सकती है और कई बार ये अबॉर्शन के लिए भी सजेस्ट करना पड़ सकता है। सो हमेशा अगर आप कोई ऐसी टेरेटोजेनिक ड्रग पे है तो आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट से वो पॉइंट अवश्य डिस्कस करें सो दैट कि वो अब क्लियर हो कि कब आपको दवाई बंद करनी है। और प्लान्ड प्रेगनेंसी होनी चाहिए हर एक बार, इट शुड नॉट बी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी अगर आप कोई ऐसी दवाई पे हो तो। दूसरी दवाई होती है एक सल्फासेलेजिन, और ये दवाई पेरिफेरल आर्थराइटिस में कई बार एक्शियल सिम्टम्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सल्फासेलेजिन दवाई मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आदमियों में स्पर्म काउंट जो है वो कई बार कम कर सकती है। तो ये जो है रिवर्सिबल ऑलिगोस्पर्मिया या उस टाइप का कंडीशन प्रेजेंट कर सकती है कि जिसके अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। जब भी आप ये दवाई बंद कर दो तो आपके मरीज के जो है स्पर्म काउंट वापस नॉर्मल भी आ जाते हैं। सो डरने वाली बात नहीं है, बट यू नीड टू बी श्योर। अगर कोई पेशेंट है जो मेल पेशेंट है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज है और शादी हुई है, 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनकी बेबी नहीं हो रही, तो ये सारे पॉइंट्स अवश्य वो मरीज को अपने रोमेटोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करने चाहिए सो दैट कि वो अगर कोई आपकी पेरिफेरल आर्थराइटिस के लिए दवाई शुरू करने जा रहे हैं तो उनके दिमाग में क्लियर रहे कि इस टाइप की दवाई अगर हो तो वो अवॉइड करे, दूसरे टाइप की दवाई है वो इस्तेमाल हो सकती है। सो मोटा मोटा ये दोनों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बीमारी के बारे में और ट्रीटमेंट के दोनों एस्पेक्ट आपको डिस्कस करने पड़ेंगे एज अ पेशेंट, एज अ मरीज। आप अपने रोमेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों से ये बीमारी और ट्रीटमेंट दोनों पॉइंट डिस्कस अवश्य करें। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, आपके लिए भी सिमिलर क्वेश्चन है। डज लिली सिंह का, does AS cause any problem in pregnancy? How to protect the future generation from AS? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। वन इम्पोर्टेंट टिप, जैसे हम बहुत एटलीस्ट 1000 टाइम डिस्कस कर चुके हैं, डू नॉट चेक HLA-B27 इन योर किड्स। ठीक है, अदरवाइज यू विल बी हैविंग द होल ब्रिंगिंग अप, पूरा बचपन वही इसमें जाएगा कि उसको कब एज के सिम्टम आएंगे। और रोज स्कूल से आएगा बच्चा और आप दरवाजे पे खड़े हो गए और दिखाए, पूछेंगे पेन हो रहा है नहीं है, झुक के दिखाओ, सब ठीक है, फिर जाओ अंदर। तो एवरी डे विल बी लाइक दिस। या कुछ भी चोट लग गया,
तो ही विल से कि कुछ दर्द हो रहा है, एंड यू विल फर्स्ट थिंक कि अरे उसका तो HLA-B27 पॉजिटिव है। तो सो लेट्स लुक एट इट कि आपके बच्चे में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना जनरल पॉपुलेशन से थोड़ी सी ज्यादा है। जस्ट टू गिव एग्जाम्पल, सपोज जनरल पॉपुलेशन की संभावना 1% है, तो आपके बच्चे की से मे बी 5% हो जाएगी। बट उसको डेफिनेटली AS होगा ही ऐसे नहीं है। दैट इज नंबर वन। ठीक है, द ओनली वे टू नो वेदर योर चाइल्ड इज गोइंग टू डेवलप AS और नॉट इज दैट व्हेन ही विल डेवलप द रियल सिम्टम्स ऑफ AS, एंड दैट मे बी व्हेन ही बिकम्स 23, 24 या कुछ भी, या शायद उसको होगा भी नहीं। तो हमें पॉजिटिव सोच के चलना है और उसको निकाल देना है अपने ख्याल से। दूसरी बात जो होता है कि व्हाट वाज योर क्वेश्चन, द सेकंड क्वेश्चन? प्रेगनेंसी में कोई इश्यू आ सकते हैं क्या, और क्या मतलब एक डॉक्टर की हाँ, और तरफ हाँ, दूसरा बात, यू कैन नॉट प्रिवेंट। सो आपका क्वेश्चन था कि कैन आई प्रिवेंट माय चाइल्ड गेटिंग एस? नो, देयर इज नथिंग। There is nothing in this world you can do. If your child is going to get AS, they are going to get AS, and that is not necessarily because आपको AS है इसलिए उनको होगा। Imagine first man in the world, उसको कहाँ से आया होगा AS, right? So don't blame yourself and accept कि certain things are not under our control. दूसरी बात, प्रेगनेंसी पे इफेक्ट के बारे में डॉक्टर भौमिक ने काफी अच्छे से समझाया है। मैं दूसरी एक दो चीजें बताऊंगा कि डिसीज एक्टिविटी एंड पेन हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा बीमारी है। अगर आपका डायबिटीज भी बहुत बड़ा हुआ है तो आपके प्रेग्नेंट रहने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट? तो सिमिलरली आपको पेन है, कोई और कैंसर, कोई और कारण से पेन है, नॉट नेसेसरली हैज, तो भी आपका फर्टिलिटी अफेक्ट होता है। तो आपकी बीमारी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पर से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कि इसका डायरेक्ट, जैसे सपोज लंग पे इम्पैक्ट हो सकता है, या हार्ट पे हो सकता है, ब्लड वेसल पे हो सकता है, आईज पे हो सकता है, वैसे ओवरीज या टेस्टिस पे नहीं होता है। तो डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं है, बट एक्टिव डिसीज की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सल्फेसालेजिन का मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा। सल्फेसालेजिन का एक माइनर साइड इफेक्ट है जिससे स्पर्म काउंट कम हो सकता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। ठीक है, जैसे साइड इफेक्ट है सबके होते हैं ऐसा नहीं है। हम रोड क्रॉस करते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, उस तरह से सल्फेसालेजिन से हो सकता है। सल्फेसालेजिन देने से पहले किसी का भी स्पर्म काउंट करने की जरूरत नहीं होती है। Sulfasalazine can cause reduction in sperm count, does not affect your ability to have children. So it does not affect your ability to have sex or ability to have children. अगर sperm count कम हुआ होगा उसकी वजह से, तो फर्टिलिटी में जो इश्यू आते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो आपने दवाई बंद कर दिया तो और वो वॉश आउट हो गया सिस्टम से, तो चला जाता है। दिस इज वेरी क्लियर। And so even if someone tells me कि I have ankylosing spondylitis, I am planning to have children, and my disease is under excellent control on sulfasalazine, I tell them continue it. If they come back to me after a year or so saying we have been trying hard, we have looked, we did all the possible investigations, and we have found certain problems, say sperm motility कम है या कुछ issues है, उस वक्त मैं शायद उनको होल्ड करने लगाऊंगा। और वो होल्ड करने के बावजूद भी उन्हें प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम शायद सल्फेसालेजिन की वजह से नहीं है, उनके अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से है। तो मैं रिवाइज करना चाहूंगा मैसेज। यस, पेशेंट्स विद एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कैन हैव फर्टिलिटी इश्यूज, मोस्ट लाइकली इट्स रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड डिसीज और अनकंट्रोल्ड पेन। Ankylosing spondylitis has no direct effect on the testes or on the ovaries per se. Third, sulfasalazine in very small number of patients can cause reversible effect on the sperm count. ठीक है? And fourth most important, you cannot stop the possibility if your child is going to develop AS in future. So we have to accept that it can happen, or there is a good chance it is not going to happen. The odds are that it may not happen. थैंक यू डॉक्टर। सबसे बड़ा मतलब ये आश्वासन डॉक्टर की तरफ से आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि न्यूली मैरिड जो लोग रहते हैं उनको ये डर हमेशा लगा रहता है कि भाई हमारे बच्चों को होगा या नहीं होगा, या स्पेशली जब कंसीव कर लेते हैं तब ये डर रहता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। डज मेल एंड फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन
respectively have any influence on the progress of this disease? Okay. This question is to me. हाँ. Okay, all right. So जैसे डॉक्टर प्रवीण पाटिल साहब ने अभी बताया कि ये बीमारी जो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की डायरेक्ट कोई ओवरी टेस्टिस या उससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती। कुछ कुछ जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस जैसे हमने डिस्कस किया है, यूवीआइटिस होना या फिर इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज होना, यानी कि आपकी पेट के आंतों में से थोड़ा सा खून निकलना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज टाइप की बीमारी होना, सोरियासिस चमड़ी में होना, ये सब तो लिंक पाया गया है। बट डायरेक्ट इफेक्ट आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उस पर इस बीमारी की डायरेक्ट इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। एंड फॉर दैट मैटर उसके वजह से आपके जो हार्मोन सिक्रीट होने चाहिए उस पर भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी हाईलाइट किया कि ये बीमारी आपके जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से, अगर आपको जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है फीमेल में उसके वजह से प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने हाईलाइट किया कि डिजीज एक्टिविटी, जब भी आपकी डिजीज एक्टिविटी ज्यादा हाई होती है उस टाइम पे आपके एंथोसाइटिस, जो पेल्विक्स रीजन के अराउंड जो एंथोसाइटिस है वहां पे मसल्स में जो दर्द होता है, जो खिंचाव होता है, उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि यूट्रस जो है इरिटेट हो सके और उसके वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस और वो जो नॉर्मली होने चाहिए वो हाइपर एक्साइटेबल हो सकता है। सो वो सारी चीजें हो सकती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जो डिजीज है उसको काबू में रखा जाए। एंथोसाइटिस वाला पार्ट जो है आपका पेल्विस के सराउंडिंग जो आपके सारे मसल्स लिगामेंट्स है वो अगर इनएक्टिव हो, उसमें शांति हो डिजीज एक्टिविटी में, तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से आगे इजीली बढ़ सकती है। बट आई वुड से कि डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पे देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन इट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये आपके लिए सवाल है, whose emotional health is more affected in AS? ठीक है, नहीं ये हम बायस नहीं कर सकते इस बात को। इमोशनल हेल्थ की हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, सहन करने की कैपेसिटी होती है। जनरली माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा इमोशनल होती है, बट आई थिंक दैट्स अ बायस। आई हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल पेशेंट एज वेल कैरिंग आउट देयर वर्क और ये सब। बट मे बी बिकॉज ऑफ फाइब्रोमाइल्जिया जो एक बीमारी है, इट्स नॉट कि वो इमोशनली वीक है, वो बीमारी की वजह से वो इमोशनली वीक हो जाते हैं, उनकी सहन करने की ताकत कम हो जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि एज डायरेक्टली विल कॉज एनी इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग द इमोशनल कैपेसिटी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर भौमिक, आपसे ये सवाल है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ एएस फॉर मेन एंड वुमेन? ओके, सो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टडीज हुई है उसमें ये देखा गया है कि फीमेल्स में, क्योंकि सिम्टम्स माइट नॉट बी क्लासिकल, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बैक पेन जो मेल्स में फर्स्ट सिम्टम की तरह प्रेजेंट होता है, कई बार फीमेल में पेरिफेरल एंथेसाइटिस और पेरिफेरल आर्थराइटिस सिम्टम्स रहते हैं। तो उस वजह से जो डायग्नोसिस बनता है, फाइनल डायग्नोसिस बनते बनते ज्यादा समय निकल जाता है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी, मेल्स क्योंकि ज्यादा वर्क गोइंग होते हैं, ज्यादा कई बार ये देखा गया है कि फैमिली के द सोल ब्रेड अर्नर होते हैं, तो उसके वजह से उनका वर्क करना जरूरी होता है। कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो पहले अपने आप को दिखा के ट्राई टू गेट अ सॉल्यूशन फॉर इट। फीमेल्स थोड़ी ज्यादा सहनशील होती है हमारी कंट्री में, और इसलिए कई बार वो पेन को थोड़ा नेग्लेक्ट करती है, सोचती है ठीक हो जाएगा। सो उस वजह से देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके वजह से वो डायग्नोसिस होते होते कई बार लेट हो जाता है। सो उस करके ऐसा हो सकता है कि मेल्स में डायग्नोसिस पहले बने, फीमेल्स में थोड़ा लेट बने। बट ये इन जनरल जो है विद द एडवेंट ऑफ एमआरआई ये पाया गया है कि अगर मरीज टाइम पे पहुंच जाए और जो सस्पिशन, क्लिनिकल सस्पिशन जो भी आपके ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका अगर आपको रोमेटोलॉजिस्ट तक टाइम पे पहुंचा दे, तो जो टाइम लैग है, जो पहले कई साल था, 5 साल से 7 साल का गैप रहता था, जो ऑन एन एवरेज गैप मैं बता रहा हूँ, हमने जो केस आज डिस्कस किया उसमें तो 19-20 साल लग गए उस बीमारी को डायग्नोस होते होते। तो ये जो इतने सालों का गैप है वो सर्टेनली काफी कम हो गया है। जिस तरह से आपके ये वॉरियर्स है वो उससे जैसे अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, जिस तरह से एनजीओज आ रहे हैं, जिस तरह से पेशेंट एक दूसरे पेशेंट को
एजुकेट करता है, उससे ये देखा गया है कि मरीजों में ये अवेयरनेस काफ़ी इम्प्रूव हो रही है और कई बार पेशेंट बहुत जल्दी पहले 3 महीने में 6 महीने में आके उनकी बीमारी डायग्नोसिस हो जाती है अभी, और उस वजह से जो ये टाइम लैग है काफ़ी कम हो रहा है। पास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो यस, देयर इज डिफरेंस, और कई बार ये देखा गया है कि फीमेल्स में मेल के कंपैरिजन में थोड़ा लेट डायग्नोसिस बनता है, बट इन जनरल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है ये सिनारियो, ये क्वेश्चन का आंसर भी धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। हाँ, डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है। हु हैज वर्स हिप इन्वॉल्वमेंट एंड नीड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी? आई थिंक मेल्स में ज्यादा देखा जाता है, जनरली स्ट्रक्चरल डैमेज ओवरऑल मेल पेशेंट्स में ज्यादा होता है, तो आई हैव सीन मोर हिप इन्वॉल्वमेंट इन मेल पेशेंट देन फीमेल पेशेंट। ओह, थैंक यू। डॉक्टर भौमिक, ये सवाल आपके लिए है कॉमॉर्बिडिटीज के हवाले से। हु हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ एसोसिएटेड कंडीशंस एंड व्हाई? ओके, सो जैसे मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड डाली थी कोमोर्बिडिटीज की, उसमें सारी ही कोमोर्बिडिटीज के बारे में मैंने जेंडर डिफरेंसेस में भी बताया गया, दिखाया था कि जो फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, जो फाइब्रोमाइल्जिया है, और जो एंजाइटी स्ट्रेस वाली जो कंडीशंस है वो फीमेल्स में ज़्यादा पाई गई है, और कुछ कुछ चीज़ें कार्डियोवास्कुलर रिस्क ये थोड़े मेल्स में ज़्यादा पाए गए हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखने जाए तो ये स्टडीज में ये भी पाया गया है कि इट्स स्टिल अ रिसर्च क्वेश्चन कि क्या सिर्फ फाइब्रोमाइल्जिया एक ही चीज है जो ये कर रहा है, क्योंकि फाइब्रोमाइल्जिया में डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन माना जाता है कि आप सारा ही करा लो, बॉडी वर्क, एमआरआई करा लो पूरे बॉडी का, सारे ही ब्लड टेस्ट करा लो, बट यू विल नॉट फाइंड एनी रिपोर्ट विच इज कॉन्ट्ररी जो आपको बता पाए कि फाइब्रोमाइल्जिया। और इसका प्रॉब्लम यह है कि ऐसा सोचा जा रहा है कि ये स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के कारण हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली वो स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी के लिए हमारे पास कोई ऐसी वाजिब ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है जो हम करके आपको बता पाए। जो ईएमजी एनसीबी होता है उसमें भी स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी कई बार पिकअप नहीं होता। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो अभी बता रहा है वो ये है कि ये एक सेंट्रल पेन सेंसिटाइजेशन होता है विच इज अपार्ट फ्रॉम फाइब्रोमाइल्जिया, एक ये पाथवे प्रोसेस करने का, जैसे डॉक्टर प्रवीण पाटिल ने बताया कि जो पेन परसेप्शन होता है, एक जो टच होता है, सपोज मैं पेन का निब आपको टच करूं और एक फीमेल जो है जो फाइब्रोमाइल्जिया या पेन सेंसिटाइजेशन के सिंड्रोम है उनको मैं टच करूं, तो आप नॉर्मल जो पर्सन हो गए वो बताएंगे कि ये टच है, पर वो मरीज को लगेगा कि ये टच नहीं है, ये पेन है, क्योंकि उनका जो ब्रेन का वायरिंग नेटवर्क सिस्टम जो है वो टच को पेन परसीव करता है। सो जब भी वो पेन परसेप्शन पाथवेज पूरे चेंज हो जाते हैं तो इस कारणवश फीमेल्स में इस टाइप के फाइब्रोमाइल्जिया और पेन वाले कोमोर्बिडिटीज ज्यादा पाए गए हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है। Is there any difference between baseline level of CRP and ESR in male and female patients? अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। डॉक्टर भौमिक का भी मैं ओपिनियन लेना चाहूंगा इस पर, बट जनरली देखिए ईएसआर और सीआरपी काफी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट में नॉर्मल माना जाता है इवन एट बेसलाइन, कंपेयर टू से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, और उसकी वजह से भी हम गुमराह हो जाते हैं। अनदर चीज जो होती है कि ईएसआर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं अपार्ट फ्रॉम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ताकि क्योंकि महिलाओं में अनीमिया एक कारण होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है जिसकी वजह से भी ईएसआर बढ़ा होता है। तो शायद इंडियन सिनारियो अलग रहेगा क्योंकि अपने यहाँ पे अनीमिया काफी कॉमन है एंड दैट कुड गिव राइज टू हाई ESR. But again, if you ask me from my data and experience, I see more severe disease with high ESR and CRP in men compared to female patients. What do you think, Dr. Bhaumik? Yeah, I absolutely agree with you. The thing is कि जैसे डॉक्टर प्रवीण पाटिल साहब ने बताया कि ESR CRP सारे मरीज में नहीं बढ़ता। इट इज सेड इन जनरल 60-65% पेशेंट्स में ESR CRP बढ़ सकता है। अराउंड 40% ऑफ पेशेंट्स जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी है उनका ESR CRP पहले से नॉर्मल रह सकता है। सो ये कभी ऐसा जरूरी नहीं है, ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए मरीज को कि मेरा तो ESR CRP नॉर्मल है पर मेरी बीमारी बहुत तेज है, मेरी बीमारी बढ़ रही है, स्पाइनल मोबिलिटी बेंडिंग मेरी कम होती जा रही है। सो ऐसा हो सकता है,
दूसरा, कई बार फीमेल्स में जैसे हमने डिस्कस किया कि एंथेसाइटिस करके जो प्रॉब्लम होता है वो कई बार ज़्यादा होता है, और कई बार वो उतना ESR CRP को नहीं बढ़ाता जितना कि एक पेरिफेरल आर्थराइटिस बढ़ा सके या एक्शियल आर्थराइटिस बढ़ा सके। कई बार डेक्टिलाइटिस होता है। तो ये सब चीज़ें जो फीमेल्स में पाई जाती है, कई बार उसके वजह से ये ESR CRP शायद उतना बढ़ा हुआ ना भी दिखे। और फीमेल्स में जैसे बताया, एनीमिया थोड़ा ज़्यादा कॉमन रहता है, इसलिए ESR ऑन एन एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पर इन जनरल अगर हम बात करें तो मेल्स में इवन मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में कि थोड़ा ESR CRP टेंड होता है कि ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे एज कम्पेयर टू फीमेल्स। पर अगर डेजियर कोहॉर्ट की बात करें, वहां पे मैंने वो 708 मरीज का जो कोहॉर्ट था, उसमें अगर हम बेसलाइन इवेल्यूएशन की बात करें तो देयर वाज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। दोनों ग्रुप में, मेल फीमेल में, उतना कोई ESR CRP में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया था। बोथ वर मैच्ड फॉर ESR एंड CRP। एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आया है डॉक्टर भौमिक आपके लिए। वैशाली दुसाने का है कि भाई प्रेगनेंसी में AS क्योर हो जाता है क्या? ऑलराइट, सो एक चीज है कि जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसमें ये देखा गया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी तक कई बार रोमेटॉइड के सिम्टम्स रहते हैं। जब भी आप सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में आ जाते हैं तो जो नेचुरली बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस होते हैं फीमेल में, उस वजह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस में तो आराम आता है। और कई बार ये आराम प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद 1.5-1 महीने तक रहता है, और उसके बाद जैसे हार्मोनल इफेक्ट्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं तो रोमेटॉइड के पेन्स वापस आने लगते हैं, फ्लेयर होने लगता है। बट एक चीज याद रखनी है कि फीमेल पेशेंट्स जब भी प्रेगनेंसी में होते हैं, नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी जब भी बॉडी में उनके थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। और बिकॉज की यूट्रस जो है इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, इट इज अ वेरी कॉमन सिम्टम कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को बैक पेन हो। और उस दौरान जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो चेंजेस आते हैं, तो स्पाइन के रिलैक्सेशन के लिए भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो इफेक्ट करता है, उस वजह से भी कुछ चेंजेस आते हैं बैक और स्पाइन में। और कई नॉर्मल जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं भी होता फीमेल्स, ये बैक पेन की समस्या उनको पोस्ट डिलीवरी भी कई बार कुछ महीनों तक या साल 2 साल तक परेशानी रहती है। और ये सारी चीज दूसरी कोमॉर्बिडिटीज यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सब भी चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि दोनों के सिम्टम, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी बैक पेन रहेगा और प्रेगनेंसी में भी इस तरह से बैक पेन हो सकता है। डिफरेंशिएट करना कई बार इसलिए मुश्किल हो जाता है कि क्लासिकल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होता है इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, पर बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी कई बार रात की नींद उतनी अच्छे से नहीं होती, जो मैकेनिकल बैक पेन है वो भी आपको इन्फ्लेमेटरी बैक पेन टाइप महसूस होगा, और ये सब चीजें हैं, इट कॉम्प्लिकेट्स द मैटर। सो हमारे पास ऐसा कुछ रियल डेटा नहीं है कहने के लिए कि हाँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का बैक पेन प्रेगनेंसी में कम हो जाता है, बिकॉज बैक पेन प्रेगनेंसी में और भी कारण की वजह से बढ़ सकता है। मैं जस्ट एक ऐड करना चाहूंगा। हमने अभी 60 पेशेंट का डेटा प्रेजेंट किया इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में एज अ पोस्टर। बहुत छोटा नंबर है 60 पेशेंट टू मेक एनी बिग स्टेटमेंट, बट उन 60 पेशेंट में 40% पेशेंट ने बताया, परसेंट बता रहा हूं मैं, 40 पेशेंट्स आउट ऑफ 60 नहीं, तो 40% पेशेंट ने बताया कि दे एक्सपीरियंस ईज ऑफ सिम्टम्स, अगर एवरेज निकाला फॉर ऑल द ट्राइमेस्टर, ईज ऑफ सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। But we are still collecting data, and probably by next year we'll be able to tell you bit more conclusive answer. So what's Okay, this? so आपका क्या मतलब कंक्लूजन है? डू यू थिंक कि जो हार्मोनल फैक्टर्स जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है एंड नॉर्मली जो स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट सेज दैट कि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है बैक में बैक पेन वो वाला जो, इज इट द सेम रीजन? डू यू थिंक, व्हाट इज योर I don't know बहुत सारी चीजें, और इंडियन फैक्टर में बहुत अलग चीजें भी आती है कल्चरली। प्रेग्नेंट महिला को सडनली ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, आराम करने को देते हैं और ये सब। सो आई थिंक दिस शुड बी इंटरप्रिटेड कि पहले वो क्या करती थी। Suppose she was doing hell lot of housework and all those things, and now she's getting adequate rest and exercise. So she's finding the balance now, right? Not too much of rest or something. So, but anyway, watch the space. I am looking into it. Right. Looking forward. ओके, थैंक यू डॉक्टर। ये सवाल है डॉक्टर प्रवीण पाटिल के लिए। हु फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट फैमिली हिस्ट्री ऑफ AS इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव?
हु फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट्स मतलब? हाँ मतलब कौन से पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री ज्यादा होती है, इमीडिएटली जो रिलेटिव्स रहते हैं, ऐसा कोई आपके पास है? कौन से पेशेंट में मतलब? आई डोंट गेट इट। मतलब मेल या फीमेल में फैमिली हाँ सॉरी, मेल पेशेंट में ही ज्यादा देखा है मैंने। फीमेल पेशेंट में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सपोज इफ यू आर आस्किंग कि अगर फादर को है तो सिर्फ जो इतने सन है उनको ही होगा और फीमेल को नहीं होगा, ऐसे नहीं है। तो ये ऐसे किसी एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम से लिंक नहीं है। तो फीमेल में भी उतने ही चांसेस है होने के जितने मेल पेशेंट्स में है। If that's what they are asking the question, yes. So your female child has equal risk of getting ankylosing spondylitis as your male child. डॉक्टर भौमिक, ये आपके लिए सवाल है। एट एनी गिवन लेवल ऑफ रेडियोग्राफिक डैमेजेस, एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. हाँ, एट एनी गिवन लेवल ऑफ रेडियोग्राफिक डैमेजेस हु रिपोर्ट वर्स फंक्शनल लिमिटेशन, मेन और वुमेन? या फीमेल, ये मैंने आई थिंक मेरी स्लाइड में भी डिस्कस किया था, और ये अभी काफी क्लियर कट आ रहा है कि अगर आप रेडियोग्राफिक डैमेज जो है दोनों में, मेल और फीमेल में सेम लेवल ऑफ रेडियोग्राफिक डैमेज होता है, और उसको अगर आप एडजस्ट भी कर लो तो भी फीमेल में जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स है, वो सारे हमेशा इट विल फेल वर्स, यानी कि उनको उसमें ज्यादा दिक्कत रहेगी एज कंपेयर टू अ मेल। मेल की क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी बेटर होगी, वही रेडियोग्राफिक डैमेज पे मेल की जो पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स में जो आंसर्स होंगे वो भी बेटर रहेंगे फीमेल्स के कंपैरिजन में, और फंक्शनलिटी भी बेटर रहेगी। सो फीमेल ज्यादा सफर करती है इस चीज में। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर प्रवीण पाटिल, ये सवाल आपके लिए है। इज ट्रीटमेंट डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन? No, more or less, treatment is similar. It's just that if they have coexisting fibromyalgia, then of course treatment will be different. But again, कुछ ये ज़्यादा complex हो जाएगा, but कुछ दवाई शायद उतनी अच्छे से काम नहीं करती है फीमेल पेशेंट में कंपेयर टू मेल पेशेंट, बट मोर और लेस प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी गो विद द सेम टाइप ऑफ एल्गोरिदम इन ट्रीटिंग बोथ पेशेंट्स, and depending on the severity, symptoms, disease response, we modify the treatment. So for all practical purposes, similar treatment, and it will vary depending on the organ involvement, whether they have eye involvement or not, whether they have accompanying fibromyalgia or not. थैंक यू डॉक्टर। ये लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं मतलब बड़ा क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन को एक ही साथ लेके मैं डॉक्टर भौमिक आपको पूछना चाहता हूँ। फॉर हुम बायोलॉजिक्स इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव between TNF and IL-17 inhibitor, which is more effective in both the genders? Or does TNF inhibitors like adalimumab, infliximab, and golimumab, and IL-17 blocker like secukinumab demonstrate difference in treatment response in men and women? ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। Hey, किसने पूछा? I want to know who is asking this question. ये हमने निकाला है। I think you guys now should sit on our clinic now. आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया। Sorry, Bhavik, go on. राइट, तो मैं इस क्वेश्चन को फ्रेगमेंट करके एक एक करके लेना चाहूंगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे? तो फर्स्ट लेट्स एड्रेस दैट। हाँ, मतलब फॉर हुम बायोलॉजिक्स इज कंपैरेटिवली लेस इफेक्टिव। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजिक्स तो दोनों में ही यूज होते हैं, और वैसा नहीं है कि मेल है तो आपको ये बायोलॉजिक नहीं दिया जाएगा, फीमेल है तो आपको ये बायोलॉजिक दिया जाएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। फॉर अस अ पेशेंट इज बेस्ड ऑन उनका क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एक होता है एक्शियल आर्थराइटिस, दूसरा होता है पेरिफेरल आर्थराइटिस, डैक्टिलाइटिस, एंथोसाइटिस, कई बार साथ साथ में अगर सोरियासिस है, गट इन्वॉल्वमेंट है, आई इन्वॉल्वमेंट है। तो बायोलॉजिक्स में हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि टीएनएफ इनहिबिटर में जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, जैसे कि इन्फ्लिक्सिमैब हो गया, अडालीमुब हो गया, गोलीमुब हो गया। अगर आई इन्वॉल्वमेंट है या गट इन्वॉल्वमेंट है तो हम इस टाइप की दवाई जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं। एटरनासेप्ट करके जो टीएनएफ इनहिबिटर है वो हम थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं कि अगर साथ साथ में कॉन्कोमिटेंट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज चल रहा है या फिर कॉन्कोमिटेंट यूवेइटिस है तो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ज्यादा प्रेफर करते हैं। सेप्ट वाले जो एंटीबॉडीज है वो थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। सेकेंडली, सेकुकिनुमैब जो इंटरल्यूकिन 17A इनहिबिटर है वो आईबीडी जैसी कंडीशंस में हम थोड़ा टेंड करते हैं कि अवॉइड करें। सोरियासिस वाली कंडीशन में, सोरियाटिक आर्थराइटिस जब भी हो या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में थोड़ा सोरियासिस का कंपोनेंट हो तो उसका रोल थोड़ा ज्यादा बन जाता है।
एज रोमेटोलॉजिस्ट, मतलब एज इन माय प्रैक्टिस, आई प्रेफर टू यूज सेकुकिनुमैब जब भी सोरियासिस वाला, स्किन वाला कंपोनेंट ज्यादा हो, तभी मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ गोइंग फॉर सेकुकिनुमैब वर्सेस टीएनएफ इनिबिटर्स। पर इन जनरल अगर ये क्वेश्चन है कि टीएनएफ इनिबिटर मेल और फीमेल में दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, पर हाँ, जो मैंने रेजियर कोहॉर्ट में एक स्टडी थी, 3 स्टडी मैंने की थी वहां पे 2016 में जब भी मैं पेरिस में गया था, तो एक स्टडी थी मेरी पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स के ऊपर, और उसके अंदर जो मैंने देखा था कि 708 में से 202 मरीज टीएनएफ इनिबिटर दिया गया था, और उसमें जो सर्वाइवल था, जो रिटेंशन ऑफ द ड्रग था, वो फीमेल्स में कम था। और यही स्टडी जो दूसरी स्टडीज में जो मैंने कोट किया था कि ऑन एन एवरेज 10 साल का देखा जाए तो 33 मंथ्स जैसा फीमेल में रिटेंशन रहता है वर्सेस 44 या 45 मंथ्स मेल्स में। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू। यानी कि मेल्स में अगर एक टीएनएफ इनिबिटर या बायोलॉजिक शुरू करते हैं तो चांसेस आर कि वो उस दवाई पे रहेंगे ज्यादातर, और फीमेल्स में वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। उसके कई कारण हो सकते हैं। फीमेल में नाइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, उनकी क्लिनिक विजिट्स रेगुलर नहीं हो सकती, या फिर वो दवाई उनमें उतनी काम नहीं करती। और कुछ स्टडीज में ये पाया भी गया है कि स्विचिंग फ्रॉम वन ड्रग टू अदर इज मोर कॉमन, switching between TNF inhibitors and to other class of drugs is more common in females. औरतों में ये ज्यादा देखा गया है as compared to males. So I hope that answers your first part of the question. ठीक है, second part. Second part ये है कि between TNF and IL-17 inhibitor which is more effective in both the genders, दोनों genders। आई डोंट थिंक सो कि हम जेंडर के बेसिस पे से इसको सेग्रीगेट करना चाहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आई एम अवेयर ऑफ एनी डेटा जिसमें इसको कंपेयर किया गया हो कि टीएनएफ और सेकुकिनुमैब दोनों को एक आर्म में दिया हो और दूसरे आर्म में दिया हो। जेंडर वाइज आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच स्टडी और डेटा एज ऑफ नाउ, पर दोनों में ही ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पर व्हाट आई वुड डिसाइड ऑन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज कि अगर मुझे ऐसा होगा कि अगर सोरियासिस है तो फिर I would go more towards secukinumab. अगर आई इन्वॉल्वमेंट है, गट इन्वॉल्वमेंट है, तो I would tend to go more towards TNF inhibitors. हाँ, कुछ स्टडी है जो कहती है कि एंथोसाइटिस पॉइंट ऑफ व्यू आप कंसिडर कर सकते हैं secukinumab को versus TNF inhibitors, but वो पर्सनल जजमेंट हो जाएगा and it's left best to your treating physician and rheumatologist कि उनका पर्सनल चॉइस कौन सा रहता है उस सिचुएशन में। थैंक यू, थैंक यू। हमेशा की तरह आज का वेबिनार भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा। समय की कमी के कारण हम सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, पर काफी इंटरेस्टिंग एरियाज कवर हुए हैं। ASWS की तरफ से मैं डॉक्टर भौमिक मेघनाथी और डॉक्टर प्रवीण पाटिल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और AS वॉरियर्स को आज के टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हम आपसे उन टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज निश्चिंत होकर ASWS के वेरियस सोशल मीडिया पेजेस पे कमेंट करिए या वेरियस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में मैसेज करिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वेबिनार की रीच और भी बढ़े। आप मुझको भी पर्सनली मैसेज करके अपने विचार शेयर कर सकते हो। जो टॉपिक सबसे ज्यादा चर्चा में होगा उन टॉपिक्स पे हम आने वाले महीनों में वेबिनार रखने का प्रयास करेंगे। मैं ASWS की तरफ से आप सब वॉरियर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे वेबिनार में रेगुलरली पार्टिसिपेट करके इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। ऐसा ही हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर भौमिक, थैंक यू डॉक्टर पटेल। थैंक यू।